और चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें आपको, सबसे पहली खबर जो है वो मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ दरअसल अगले साल 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 साल पूरे होंगे और केंद्र सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का ऐलान किया है, जिसके चलते 12 मार्च से अगले 75 सप्ताह तक पूरे देश में हर हफ्ते एक आयोजन किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े उत्तर प्रदेश के 4 जगहों पर कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें काकोरी, लखनऊ का काकोरी स्थान जो है, और मेरठ का शहीद स्मारक, बलिया का शहीद स्मारक, झांसी का किला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री लखनऊ के काकोरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव में खुद हिस्सा लेने वाले हैं और 11 बजे इसका आगाज हो जाएगा। तो चलिए, विवेक हमारे साथ में बलिया से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं। साथ में आपको बता दें कि मेरठ से प्रेम शंकर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लखनऊ से अनूप कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले रुक करते हैं बलिया का। पूर्वांचल की बात होगी, पूर्वांचल का अहम योगदान रहा है। विवेक, आपसे जानेंगे कि क्या कुछ खास तैयारियां हैं इस खास महोत्सव को लेकर के। मेरे ख्याल में जिस जगह पर ये महोत्सव होने वाला है, आप उसी जगह पर खड़े हैं। बड़ी भूमिका रही है यहाँ पे। 2 साल पहले बलिया को आजाद किया गया था। बलिया का दौरा हुआ उनका और उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। डीएम हरिप्रताप जिलाधिकारी डीएम है जो 75 गुब्बारे आसमान में छोड़े। चलिए विवेक, आपका रुख हम दोबारा करेंगे, आप अपनी जगह थोड़ा बदल लीजिए क्योंकि आपकी बैकग्राउंड की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। चलिए हम रुक करते हैं, प्रेम शंकर मेरठ से जुड़े हुए हैं। प्रेम शंकर, आपसे जानेंगे समझेंगे कि क्या कुछ खास तैयारियां मेरठ में। जी देखिए, आजादी का जश्न अमृत नाम से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है मेरठ में, और इस समय हम शहीद स्थल पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर बेहद ही रंगारंग कार्यक्रम है। छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, गाने चल रहे हैं, देशभक्ति के जज्बा साफ दिखाई दे रहा है। और कुछ ही देर में जो वित्त राज्य मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं वो मेरठ पहुंचने वाले हैं, जो इस कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। और ये जो यहाँ पर माहौल है इस समय पूरा देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। आपको शायद पीछे से आवाजें भी आ रही होंगी कि देशभक्ति के गीत चल रहे हैं। और सभी सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो पुलिस और प्रशासन का अमला पूरा मौके पर मौजूद है और भारी संख्या में फोर्स भी मौजूद है और अच्छे खासी संख्या यहाँ पर आम लोगों की भी दिखाई दे रही है। प्रेम शंकर, देखिए बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का है क्योंकि केंद्र के स्तर पर, केंद्र के तर्ज पर ही जो है वो यूपी में भी ये अमृत महोत्सव जो है उसका आगाज होने जा रहा है। कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों में कैसा जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण है ये। जी देखिए, लोगों में जो माहौल है वो देशभक्ति का जज्बा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जो भी यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहा है वो भारत माता की जय के नारे लगाकर अंदर घुस रहा है। और उसको यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें पूरा ऐसा लग रहा है कि एक देशभक्ति का जुनून सा लोगों में दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। और जो अभी आने वाले और कुछ कार्यक्रम में साइकिल रैली का आयोजन हुआ है और अभी 75 गुब्बारे भी उड़ाए जाएंगे सुरेश खन्ना जी जो आए हैं मंत्री, उनके द्वारा। और इस तरह से 75वीं ये सालगिरह है आजादी की, इस पर 75 के आंकड़े को ही ध्यान में रखकर जो साइकिल या रैली की गई थी उसमें 75 साइकिलों को शामिल किया गया। और इसी तरह से कुछ 75 के आंकड़े को फोकस कर इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया है। ठीक है प्रेम शंकर, आपका दोबारा रुख करेंगे। हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं विवेक। विवेक, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम, आवाज आ रही है। जी विवेक, क्या कुछ तैयारियां हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजामात हैं? जी मैं आपको बता दें, यहाँ पे जो सूर्य प्रताप शाही जी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ये सिर्फ बलिया में मंत्री स्वतंत्रता आजादी की तैयारी की लगातार जुड़े हुए हैं। प्रेम, 1 साल तक ये जश्न मनाया जाएगा और जब आजादी के पूरे 75 साल पूरे हो जाएंगे
तब जो है कहीं ना कहीं ये अमृत महोत्सव वहां पर जाकर के समाप्त होगा। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा कहा जा रहा है कि अमृत महोत्सव का जो सीधा सीधा उद्देश्य है वो लोगों को, अपने युवाओं को ये बताना कि आखिरकार आजादी का, देश की आजादी का कितना बड़ा योगदान रहा है स्वावलंबन में। जी देखिए, मैं बता दूं कि जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है वो यही है कि जो आम लोग हैं, आम जनता है, जिनके मन में से कुछ देशभक्ति की भावना या तो हम कह सकते हैं कि कम हो रही है या वो भूलते जा रहे हैं, उन सब चीजों को याद कराना कि किस तरह से हमारे देश की आजादी के दौरान जो हमारे वीर जवान थे, हमारे शहीद थे, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए तरह तरह के आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया और अपने प्राणों तक की आहुति दी, उनकी यादों को आम लोगों को, युवाओं को बताने के लिए जो है इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य मुख्य रूप से देखा जा रहा है। और इसका असर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में युवा मौके पर मौजूद है, रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं और जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें दांडी यात्रा जो हुई थी साबरमती में, उससे पूरा जिक्र किया गया है। और जो आजादी के दौरान जो आंदोलन हुए हैं उन सब देशभक्तों को, उन शहीदों की जो है जीवनी के तौर पर लगाई गई है, जिनका लोग अनावरण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस आंदोलन को जो है यहाँ पर शुरू किया गया था। क्योंकि जो 1857 का भी जो है वो भी मेरठ की क्रांति धारा से ही हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में एक आजादी की चिंगारी शुरू हुई और भड़की, और जो उसके बाद 1947 में जो है हमारे देश को आजादी मिली थी। जी सवाल भी हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रेम, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक, क्योंकि आज जो अमृत महोत्सव की शुरुआत आज साबरमती से होने जा रही है और उसी की तर्ज पर आज यूपी में भी इस कार्यक्रम के आयोजन पूरे 1 साल तक चलेंगे, कैसी तैयारियां हैं वहां पर? चलिए विवेक, हमने बहुत कोशिश करी आपकी आवाज लेकिन फिलहाल नहीं आ पा रही है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी है। चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने 445 सदस्यों की भारी भरकम सूची जारी की। इसमें सदस्यों की संख्या 323 और विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या 94 है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और करीबन 6 केंद्रीय मंत्रियों समेत 28 स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और महापौर भी आमंत्रित सदस्यों में शामिल हैं और 15 मार्च को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने जा रहे प्रदेश कार्य समिति की बैठक को देखते हुए ही सूची जारी की गई है। और इस बैठक में पंचायत चुनाव 2022, विधानसभा चुनाव और पार्टी के पूरे साल के कार्यक्रमों पर मंथन और रूपरेखा तय की जाएगी। संजीव कपासिया हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं राजधानी से हमारे साथ में। संजीव, क्या कुछ अपडेट है कार्य समिति से जुड़ी हुई आपके पास? पूजा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जहां कार्य समिति की अनाउंसमेंट की है, सबसे खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक इस कार्य समिति के मेंबर हैं और उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि किसानों का जो आंदोलन इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुरादाबाद, नागपुर, बरेली, पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा करने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 15 तारीख को यानी 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी समिति की बैठक तो यह तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव किस तरीके से जीते जाए। और आप समझिए, आम आदमी पार्टी जो यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में उसके जो फॉलोअर्स भी है वो अपनी कैंडिडेट को डिक्लेयर कर चाहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी फुट पर चाहती है कि उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति हो। जाहिर तौर पर और ये मजबूती चुनावों से पहले, आगामी चुनावों से पहले, पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, आगामी मजबूती जो है वो जमीनी स्तर पर बीजेपी किस तरीके से यहाँ पर बना सकती है, इसको लेकर ये योजना जो है वो यहाँ पर पूरी की जा रही, मुकम्मल की जा रही है। संजीव, बिल्कुल अंजलि, ये उत्तर प्रदेश में 72% लोग गांवों में रहते हैं और ये पंचायतों के चुनाव गांवों में होने हैं और किसान भी गांवों से ताल्लुक रखता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है अंजलि जी, वो भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगाड़ने का काम कर रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरी तरीके से संगठन को दुरुस्त कर लिया जाए। इसके अलावा 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो जिला स्तर पर काम करेगी, जो विकास खंड स्तर पर काम करेगी, जो पंचायत स्तर पर काम करेगी, यानी कि निचले स्तर से लेकर बूथ स्तर, पन्ना प्रमुख से लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन को पूरी तरीके से मजबूत कर लेना चाहती है।
ताकि 2022 के चुनावों का जो रिहर्सल है पंचायत चुनाव, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने का काम हो। अंजलि जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हंगामा हो गया। आपको बता दें कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की और इस दौरान एक पत्रकार जमीन पर गिर गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। तो वहीं आपको बता दें कि हंगामे से पहले अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कभी सवाल बीजेपी से भी पूछ लिया करो। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी की 12 मार्च से निकलने वाली साइकिल रैली के पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी। इसके अलावा वो आज प्रस्तावित अधिवेशन में भाग भी लेंगे। अधिवेशन में भाग लेने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां से ही आज रामपुर से शुरू होने जा रही साइकिल रैली को सफल बनाने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लग गए हैं। आपको बता दें, आजम खां के समर्थन में रामपुर से साइकिल रैली का आयोजन होगा। सुरेश कुमार हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं रामपुर से। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है साइकिल रैली से जुड़ी हुई, क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? जी मैं बता दूं आपको, रामपुर में पूरी तैयारियां पूर्ण। यहाँ पर जो विधायक है, कुछ नेता है, वो पहुंच गए हैं। जनसभा स्थल तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता वगैरह सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। अगर बात करें रैली की, तो यहाँ पर लगभग 1 से 1:30 बजे करीब अखिलेश यादव रामपुर पहुंचेंगे और रामपुर पहुंच के यहाँ पर रैली का आगाज करेंगे। जी बिल्कुल सुरेश, हालांकि इस साइकिल रैली को लेकर प्रशासन किस तरीके से तैयार है, क्योंकि कल हमने देखा जो हंगामा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ था, उस दौरान भी काफी अव्यवस्था देखने को मिली थी, लेकिन साइकिल रैली के दौरान किस तरीके की अलर्टनेस वहां पर देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, सुरक्षा व्यवस्था के तो इंतजाम पूरे रहेंगे और जगह जगह प्रशासन ने अपनी फोर्स लगा रखी है कि, और यहाँ बता दें जिस तरीके से कल मुरादाबाद में जो अभद्रता हुई है उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। कहीं इस तरीके की अभी कोई भी ऐसी दिक्कत किसी को महसूस नहीं हो रही है कि, और जो कार्यकर्ता है वो भी आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी घटना ना घटे, इसलिए संयम बरतें हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता भी जाहिर करी है। गुरुवार को 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ बैठक में उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण दोबारा न बढ़े, इसके लिए सख्त उपाय किया जाए। सीएम योगी ने लखनऊ, कानपुर और नोएडा में लगातार बढ़ रहे रोगियों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बढ़ेंगे आगे। उधर योगी सरकार सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर सख्त हो गई है। राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दरअसल सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सड़क के किनारे बने सभी धार्मिक स्थानों को हटाने के निर्देश दिए हैं। सड़क किनारे धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण हटाए जाएंगे और वहीं पर एक मामले पर आपको बता दें, सभी जो जिलाधिकारियों से 14 मार्च तक रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें जिले के अधिकारियों को ये बताना होगा कि आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को धार्मिक अतिक्रमण से खाली करवाया गया है। जाहिर तौर पर पूजा, इस तरीके के जो अतिक्रमण है वो हादसों की वजह भी कई बार बनते हैं। बिल्कुल, हादसों की वजह बनते हैं और शायद इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। अब सड़क किनारे जैसे पहले मंदिर, धार्मिक स्थल बनाना बेहद आसान हो जाता था लोगों के लिए और धार्मिक स्थल बना करके अतिक्रमण करना सरलता होती थी, लेकिन अब ऐसी सूची तैयार करने को बोला गया है कि जो सड़क किनारे धार्मिक स्थलों का अतिक्रमण है उसको मुस्तैदी से हटाया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके का ये इनिशिएटिव है, लेकिन अमूमन ये देखने को मिलता है कि धार्मिक स्थलों का जब अतिक्रमण हटाने की बात आती है, कागजों पर ये बात अच्छी लगती है, जब धरातल पर ये बात उतरने लगती है तो लोगं की तरफ से काफी ज्यादा विरोध देखने को मिलता है। इसको निपटने के लिए क्या सरकार की किसी तरह की कोई तैयारी है? हाँ देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह की तैयारी स्वीकार कर रखी है। जो धार्मिक स्थल जो अवैध तरीके से बना दिए गए हैं सड़कों का अतिक्रमण करने के उद्देश्य से,
तो उनको हटाने से पहले वहाँ के जो सोशल जो लोकल लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस अधिकारी लेते हैं और जो मंदिर या भी जो भी चीज बनी है, मजार जो भी बना हुआ है, उसको दूसरी जगह स्थापित करने के लिए उनको पहले सलाह देते हैं और उनकी सलाह से उनको हटाने की तैयारी की जा रही है। मतलब सरकार किसी भी तरह का मतलब फोर्सली दबाव देकर करेगी। पहले सरकार का मानना ये है कि पहले लोगों को सामंजस्य स्थापित करके उसको हटाया जाए ताकि मतलब सड़क पे जो अवैध अतिक्रमण है इसको हटाया जा सके। बिल्कुल अनिल के अंकुर जी, लेकिन इस तरीके की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि निर्माण जो है या अतिक्रमण जो है वो तो बना दिए जाते हैं और ये सिर्फ धार्मिक स्थलों की नहीं, बाकी अन्य जो व्यापारी संगठन है उनकी तरफ से भी अतिक्रमण किया जाता है। तो ये मानकर चले कि आगे के लिए भी ये सख्ती बरकरार यहाँ पर रहेगी और उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जो कि होने देते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद जो आवास विकास विभाग है ये मुख्यमंत्री के पास है और गृह विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है। तो पूरी तौर से अगर हाउसिंग क्षेत्र में या कहीं भी अतिक्रमण हो रहा है और सड़क के किनारे अतिक्रमण हो रहा है तो उसको वो दोनों डिपार्टमेंट गृह विभाग भी मुख्यमंत्री के पास भी है और आवास विभाग भी, तो इस जगह तो सीधा नियंत्रण मुख्यमंत्री के पास होता है। तो मुख्यमंत्री की शक्ति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को भी निर्देशित किए कि थानेदार को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी जाए कि अगर अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण होता है तो थानेदार जिम्मेदार होगा, संबंधित दरोगा जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में जल्दी एक आदेश जारी होने वाला है कि जिस स्थान से अतिक्रमण हटा दिया गया है अगर वहां पर दोबारा अतिक्रमण होता है तो वो वहां के क्षेत्र के जो दरोगा है, चौकी इंचार्ज है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि फर्जी केस में फंसाने के मामले में विक्टिम को मुआवजा दिए जाने को लेकर गाइडलाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सर्वोच्च अदालत में उत्तर प्रदेश के विष्णु तिवारी केस का हवाला दिया गया, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी करते हुए कहा कि उन्हें आपसी झगड़े के कारण दुष्कर्म के केस में फंसाया गया। जेल में 20 साल बिताने के बाद उन्हें निर्दोष पाया गया। कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए, केंद्र सरकार द्वारा माफ कीजिएगा राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि ऐसे विक्टिम को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन तैयार हो। इस बाबत लॉ कमिश्नर की रिपोर्ट लागू करें। ये आपको बता दें पीआईएल बीजेपी नेता और वकील अश्विन उपाध्याय ने दायर की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जिसमें लोग काफी बिल्कुल पूरे निर्दोष होते हैं लेकिन वो सजा काट देते हैं किसी पुलिस की गलतियों के या फिर सबूत न इकट्ठा करना, ये तमाम ऐसे जो कारण होते हैं जिसकी वजह से निर्दोष लोग सजा काट लेते हैं। अक्सर इस मामले को लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि ऐसे मामले अगर हो तो उन पर कहीं न कहीं राज्य सरकारें उनको मुआवजा देने का काम करें। यानी कि उनका 20 साल जिस तरीके से मामला आया, 20 साल की जिंदगी और कोई जेल में गुजारेगा पूजा, तो क्या किस तरीके से उसका जीवन ये समझिए पूरा खत्म हो जाएगा, वो विकास किस तरीके से कर सकता है, तमाम उससे पारिवारिक जो समस्याएं हैं, तमाम वो जो उसके जीवन से जुड़ी वो सब खत्म हो जाती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा फैसला है और आने वाले समय में राज्य सरकारों को इस पे ध्यान भी देना चाहिए और खासकर जिस तरीके से ऐसे मामले होते हैं तो ऐसे में जो विवेचक होता है या फिर जो उसमें विवेचना करने के बाद वहां पर निर्णय लिया जाता है, ऐसे लोगों उन पर भी कहीं न कहीं सख्ती बनाने की जरूरत है पूरा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दरअसल समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संभल पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा है कि हम छोटे दलों के साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि मुरादाबाद में पार्टी को ट्रेनिंग कैंप यहां पर चल रहा है और सभी नेतागण उसमें मौजूद हैं और ये रणनीति तैयार की जा रही है कि बीजेपी से कैसे लड़ा जाए। आने वाले समय में यूपी में छोटे दलों के साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। तो अब समाजवादी पार्टी की रणनीति की छोटे दलों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए और चुनाव फतेह किया जाए। समाजवादी पार्टी का ट्रेनिंग कैंप है और मुरादाबाद में ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल की सभी विधानसभाओं के सभी नेता कार्यकर्ता वहाँ शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या हो और पार्टी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे, उसके लिए बहुत सारे नेता कार्यकर्ता आपस में चर्चा कर करके एक रास्ता निकालने के लिए बैठे हैं।
तो आपको बता दें कि आगामी समय में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस महानिरीक्षक देवी पाटन मंडल डॉक्टर राकेश कुमार ने इंडो नेपाल सीमा का दौरा किया है और दोनों देशों के अधिकारियों के साथ बैठक करी। इस दौरान उन्होंने नेपाल में संभावित आगामी चुनावों के मद्देनजर सीमा सुरक्षा का जायजा लिया। साथ ही सीमा से जुड़े भारतीय जिले के अधिकारियों के साथ नेपाल के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कुछ मुद्दों पर अहम चर्चा भी की है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।